कांग्रेस से। अजय जी, 12,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त, कितनी खुशी? निश्चित तौर पर हमारे सरकार के कामकाज पर भानु प्रतापपुर की जनता ने मुहर लगाया है। भूपेश बघेल जी के चेहरे पर जो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता को है, आज इस जनादेश के माध्यम से भानु प्रतापपुर की जनता ने बता दिया है कि हमारी सरकार सही दिशा में काम कर रही है, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम कर रही है, आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए काम कर रही है। तो बस्तर से के जो भानु प्रतापपुर में मनोज मंडावी जी ने जो काम किया था, उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए शिक्षिका सावित्री मंडावी जिस तरीके से चुनाव समर में उतरने का उन्होंने निर्णय लिया था, भानु प्रतापपुर की जनता ने उन पर मुहर लगा करके कहीं ना कहीं मनोज मंडावी जी को श्रद्धांजलि देने का काम किया है। निश्चित तौर पर भानु प्रतापपुर की जनता के जनादेश को हम एक तरीके से हमारी सरकार के कामकाज के सर्टिफिकेट के रूप में हम देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक दुष्कर्मी व्यक्ति के ऊपर दांव खेला था, भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता ने उसे नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी है, उन दोनों में संघर्ष जोरों पर है दूसरे और तीसरे नंबर पे आने की। अब देखना होगा जब अंतिम दौर का मतगणना जब होगी, तो उसके बाद ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रहती है या तीसरे स्थान पर रहती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी दूसरे पर रहती है, तीसरे पर रहती है, क्योंकि अभी तक लगातार हम देख रहे हैं लड़ाई उसी को लेकर के चल रही है। चाहे हम बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका पक्ष भी जान लेते हैं। कवासी लखमा जी को हमने सुना थोड़ी ही देर पहले, उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल विधानसभा ना जाएं अगर हार गए तो। क्या तैयारी है जाने की, या फिर कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे नहीं जाने की? देखिए, कवासी लखमा जी का बयान छत्तीसगढ़ में जब जब आया है, इसको ना तो जनता समझती है, ना ही भारतीय जनता पार्टी गंभीरता के साथ में लेती है। यदि इस तरह की स्थिति रही तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो देश के किसी भी सदन के अंदर में जाने का अधिकार नहीं है। जो 400 सीटें प्राप्त करके और लगभग सभी राज्यों में जिनकी सरकारें हुआ करती थी, आज लगभग पूरे देश से साफ है। तो मुझे लगता है कवासी लखमा जी को यह बात समझने की आवश्यकता है। देखिए, चुनाव में हार जीत होती है, ये वही छत्तीसगढ़ है ना, जहां पर 3-3 चुनावों में कांग्रेस बाहर रही। 15 साल उनको सत्ता में आने को लग गए, तमाम झूठे वादों के कारण ये सत्ता में आ गए। शराबबंदी से लेकर बेरोजगारी भत्ते से लेकर ऋण माफी करने से लेकर तमाम प्रकार के विषय जिस पर आज हम चर्चा नहीं करना चाहते। देखिए, विशुद्ध रूप से भानु प्रतापपुर उपचुनाव की यदि हम बातचीत करें, यह सामान्यतः देश के उपचुनावों में 99% ये रिजल्ट रहता है कि जिनके जो सत्ताधारित दल रहता है वो उपचुनाव में कम से आगे रहता है, और लगभग वही स्थिति बनी है। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार कितनी कमजोर है कि एक उपचुनाव जीतने के लिए खैरागढ़ में पहले इनको जिला डिक्लेयर करना पड़ता है, एक विधानसभा को घोषणा करना पड़ता है कि हम यदि चुनाव जीत जाते हैं तो 3 दिन के अंदर में हम जिले का निर्माण करेंगे। और तो और इससे बदतर स्थिति यह हो गई भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कि ये चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर में बलात्कार का जो पुराना प्रकरण जो दर्ज ही नहीं है, इसको सामने लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्वाचन आयोग के सामने जाकर कि इनका नामांकन निरस्त किया जाए। एक बदनाम करने की कोशिश एक चुनाव जीतने के लिए एक प्रत्याशी को आप कर सकते थे, पहले कर सकते थे, 5 तारीख के बाद कर लेते, कोई प्रकरण यदि आपके हाथ में था। लेकिन ठीक है, चुनाव के समय कि बलात्कार यदि कोई व्यक्ति है तो बलात्कार यदि होता है तो उसको हम जेल की सलाखों के पीछे चाहते हैं, लेकिन ये राजनीतिक लाभ हमको किस तरीके से मिल सके, यानी कि संजय जी मानते हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर पड़ा उससे कहीं ना कहीं वोटों पे भी असर पड़ा है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, राजनीति से परे हटकर बात कर रहा हूं। यह भारत देश है, यह भावनाओं वाला देश है। यहां पर यदि किसी के चरित्र के ऊपर उंगली उठती है तो पूरे मोहल्ले से लेकर शहर के अंदर में चर्चा का विषय बनता है, और उस जिसके ऊपर आरोप नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति को सफाई देते देते कई वर्ष लग जाते हैं। यहां तक कि न्यायालय के अंदर में हमने देखा कि बरी होने में उसको 10-15 साल लग जाते हैं, लेकिन तब तक वो बहुत कुछ खो चुका होता है। तो ये जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि अगर आरोप लग रहे हैं तो आप उनका नाम वापस ले लें, किसी और को आप खड़ा कर सकते थे। देखिए, ये चुनाव है, हम कोर्ट में गए हैं ना, हमारे ऊपर आरोप जो लगा है कोर्ट उसको निर्णय करेगा। भूपेश बघेल जी कौन होते हैं निर्णय करने वाले कि क्या करना है क्या नहीं करना है? तो मुझे लगता है इतने इस स्तर पर किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि चुनाव में जीत होती हार होती है। दूसरा विषय यह है कि अभी अंतिम परिणाम जो हमें जिन पर उम्मीद है, जिन क्षेत्रों के अंदर में कि हमको वहां से कुछ लाभ मिलेगा, वो क्षेत्र अभी खुलना बाकी है। तीसरा विषय है जो मैंने कहा कि जो एक भावनाएं रहती हैं, श्री मनोज मंडावी जी का निधन हुआ, उनकी पत्नी खड़ी है, कमोवेश हमने यही देखा है कि कोई भी दल
यदि उस परिवार को यदि टिकट देकर उतारता है, 99% वो उस परिवार का व्यक्ति को भावनात्मक रूप से वोट प्राप्त होता है और उसका लाभ उसको उस चुनाव के अंदर में मिलता है। तो मुझे लगता है सावित्री मंडावी जी को भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें। चलिए ठीक है संजय जी, लौटूंगी आपके पास। यानी कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, आप भी मानते हैं, जिसको लेकर सावित्री मंडावी जी के पक्ष में वोट पड़ना जायज था, और वो पड़े भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि दिख भी रहा है कि 12,000 से ज्यादा वोटों के बढ़त से सावित्री मंडावी आगे चल रही है। अजय जी, जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी, वो है चारामा। चारामा में इतनी बढ़त बना पाएंगे बीजेपी कि आपको भी पार कर सके, या फिर आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं, चारामा में भी ये बढ़त सावित्री मंडावी की बरकरार रहेगी? देखिए, जब से मतगणना शुरू हुई है, हमारी प्रत्याशी ने लगातार बढ़त बनाई हुई, और सभी राउंड में हम बढ़त अपनी जो है उसको बरकरार रखेंगे, और जीत का अंतर जो है बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पर बूथ स्तर पर जिस तरीके से काम किया है, हमारी सरकार की योजनाएं जिस तरीके से ग्राउंड जीरो तक पहुंची है, इन सब का लाभ कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जिस तरीके से एक बलात्कार के आरोपी को प्रत्याशी बनाया, राजनीतिक सुचिता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, और राजनीति का स्तर जिस तरीके से गिर रहा है, अगर आप वहां पर एक बलात्कारी के पीछे खड़े होने के बजाय उसके, तो अजय जी, इस राजनीति का क्या आप हिस्सा नहीं लेते तो कोई आपकी सरकार बन नहीं रही थी, कोई सरकार जा नहीं रही थी। लेकिन बात यहाँ पे राजनीति की सुचिता की बात होती है, खाली बात करने से नहीं होता। लेकिन भानु प्रतापपुर की जनता ने बता दिया है कि ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जो आरोप लगे थे वो कहीं ना कहीं उससे इत्तेफाक रखती है, और यही कारण है कि भानु प्रतापपुर में जो अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई थी, उसमें आज कहीं ना कहीं अच्छाई अपनी जीत की ओर अग्रसर हो रही है। बिल्कुल, अच्छाई अपनी जीत की ओर अग्रसर हो रही है, लेकिन जब तक ये तमाम तस्वीरें जो अभी आ रही हैं राउंडों के हिसाब से वो साफ नहीं होती, तब तक नहीं कह सकते कि आखिरकार किसकी जीत होने वाली है। बाबूलाल जी, मेरा सवाल आपसे है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। जिस तरह के फिलहाल हम नतीजे देख रहे हैं, दूसरे तीसरे नंबर पर लगातार शिफ्टिंग देख रहे हैं, लेकिन अभी हमने श्रीवास्तव जी को सुना, उन्होंने कहा कि अभी वो वाले इलाकों से अब नतीजे आने बाकी हैं जहां पर हमें लगता है कि हम जीतेंगे। तो क्या इतनी ज्यादा बढ़त बना पाएंगे कि जीत हासिल कर पाए, या दूसरे तीसरे नंबर पर ही शिफ्टिंग करते रहेंगे? देखिए, उनकी संभावना कहीं गलत नहीं है। शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का वजन रहता है, उस दृष्टिकोण से वो कह रहे हैं। लेकिन जो वहाँ माहौल बना हुआ है, उस माहौल से नज़र आता है कि अगर सर्व आदिवासी समाज का कैंडिडेट नहीं होता तो कांग्रेस को एक तरफा जीत मिलती। जिस स्थिति में वहाँ ब्रह्मानंद का स्थान बन रहा है, उस हिसाब से कहा जा सकता है, क्योंकि जितने भी वोट कट रहे हैं सर्व आदिवासी समाज के द्वारा, वो कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये गढ़ रहा है। और पूरे ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी क्षेत्र में, ग्रामीण इलाकों में जो है कांग्रेस की अच्छी पकड़ है, और शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ में। इसी आधार पर वो कह रहे हैं, तो गलत नहीं कह रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा जो डिफरेंस हो चुका है दोनों के बीच में, सावित्री मंडावी और अन्य प्रत्याशियों के बताओ, वो कवर होना मुश्किल दिख रहा है। वो वहाँ की जीत पक्की समझ लीजिए, चाहे कितने भी वोट से जीत हो, लेकिन जीत वहाँ कांग्रेस की पक्की दिख रही है 8वें राउंड के अनुसार। ठीक है संजय जी, बाबूलाल जी ने जो विश्लेषण किया है उसके हिसाब से कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी ये मान के चल रही थी कि सर्व आदिवासी समाज जो उतरा है वो उनके वोट काट रही है, बीजेपी के वोट काट रही है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, सर्व आदिवासी समाज का कैंडिडेट आरक्षण के विषय को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की भूपेश बघेल की सरकार से, और वो खड़े हुए। लेकिन जब सामाजिक दृष्टिकोण से यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, या आम जनता या उस वर्ग का जो व्यक्ति रहता है वो समर्थन करता है, तो ये नहीं देखता कि कांग्रेस का है कि बीजेपी का। तो मुझे लगता है यदि कांग्रेस का जितना नुकसान है, बीजेपी का कहीं ना कहीं उतना नुकसान बीजेपी का भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों दलों को नुकसान हो सकता है, तो उसका नुकसान भी हमको मिला है। दूसरा विषय यह है कि देखिए, अभी 8वें राउंड की गिनती है, जो मुझे जानकारी है कि लगभग 19 या 20 राउंड होने हैं, अर्थात आधा भी अभी नहीं हुआ है। लगभग 10,000 हाँ 19 राउंड 10,000 12,000 की लीड है।
तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हो सकता बढ़ भी जाए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये हो सकता है कि कवर भी हो जाए। पहले तो ये कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला कर सुबह ये कह रहे थे कि हम तीसरे राउंड पे तीसरे नंबर पर हैं। मैंने पहले भी चैनलों के अंदर में कहा 9 बजे 10 बजे कि हम तीसरे से दूसरे पे आएंगे और लगभग हम जीतेंगे हारेंगे, लेकिन हम उसके समकक्ष दिखाई देंगे। जो पहला नंबर रहेगा, दूसरा नंबर रहेगा, हम समकक्ष दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पर हमने मेहनत की है। देखिए, आरक्षण के विषय को लेकर जो मुद्दा था और दूसरा जो रेप का आरोप लगा, जो मैंने पहले चरण में आपको कहा कि किस तरीके से कांग्रेस नीचे उतर आई कि बदनाम करके हम राजनीतिक लाभ किस तरीके से ले सकें। वो ये नहीं कही आरोप है तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो इंतजार करते रहे कि नामांकन हो जाए, उसके बाद हम इस मुद्दे को उठाएंगे और उठाने के बाद हम आम जनता के बीच में ले जाकर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा विषय जो आरक्षण का है, आरक्षण में इन्होंने, मैं सवाल करता हूं, 19 सितंबर को कोर्ट ने खारिज किया पुराने आरक्षण को 58% को। 19 सितंबर से 19 अक्टूबर, 19 नवंबर और 2 दिसंबर, लगभग 2.5 महीने के बाद मतदान के 2 दिन पहले ये विधानसभा में लाकर कि 76% आरक्षण को, कि ओबीसी भी खुश हो जाए और ट्राइबल भी खुश हो जाए, सब खुश हो जाए, उन्होंने आरक्षण को लाया, अर्थात मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश की। इनकी मंशा नहीं है। सवाल तो ये है कि मतदाता ये नहीं रोक पाए, फैक्टर से प्रभावित कहीं ना कहीं हुए हैं। लौटेंगे संजय श्रीवास्तव जी आपके पास। इस वक्त हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश है, कुछ अपडेट सत्यप्रकाश आपके पास है तो बताइए। देखिए, अब मुझे लगता है कि जो बढ़त कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने बनाई है उसे पाट पाना बेहद मुश्किल होगा, चाहे ब्रह्मानंद नेताम के लिए या अकबर राम कुर्राम के लिए, क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम और अकबर राम कुर्राम को मिलाकर जितने वोट मिले हैं, करीब करीब उतने वोट सावित्री मंडावी को अकेले मिले हैं। मतलब ये समझिए कि 14,000 वोटों से, 14,000 से अधिक वोटों से सावित्री मंडावी आगे है। एग्जैक्ट फिगर क्या है हम ये जान लेते हैं। गौतम हमारे साथ हैं। गौतम, क्या कुछ है फिगर, कितने राउंड की होगी काउंटिंग? देखिए, 9 राउंड की काउंटिंग हुई है और 10 राउंड अभी भी बाकी है। 9वें राउंड में भाजपा को 15,778, कांग्रेस को 30,196 और अकबर राम कुर्राम को 15,227 वोट मिले। यानी भाजपा और अकबर राम कुर्राम के बीच लगातार बराबरी का 2 नंबर पे आ गए अब भाजपा के प्रत्याशी। जी हाँ, 2 नंबर पे आ गए, लेकिन इसको खुशी का पल उनका नहीं बोल सकते, क्योंकि गैप जो है वो सीधा 15 गैप ज्यादा है। देखिए, वही बात मैं भी कह रहा था कि करीब करीब 15,000 वोट का अंतर जो है वो लगभग है। दूसरे नंबर पे जरूर हैं अभी ब्रह्मानंद नेताम। हालांकि ये जरूर भाजपा को विश्वास होगा कि चारामा क्षेत्र उनका मजबूत क्षेत्र कहा जाता है, तो कवर हो, लेकिन पूरी तरह कवर हो जाए, मुझे इसमें जरूर अब तक डाउट अब लगता है, क्योंकि जिस तरह की लीड पास आ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है ब्रह्मानंद नेताम के लिए। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, आपसे चर्चा करते रहेंगे। जैसे जैसे राउंड्स की गिनती आती जाएगी तो जानकारी भी देते रहेंगे, अपडेट भी देते रहेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।